जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज़। आप जो लोग यूपीएससी प्री देने जा रहे हैं 2021 में, उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। ये हमारा छठवां वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ शामिल हैं? राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। कौन सा कूट जो है सही है, यानी ऑप्शन सही है? केवल एक, एक दो, या दो तीन, या फिर एक दो तीन। पॉज करके इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएट विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक्स पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और भी पक्की हो जाएगी, आप अपने गोल के और करीब जा पाएंगे। इसी मेंटर्स वर्कशॉप में अगली जो क्लास होने वाली है वो मेंस एसे राइटिंग के लिए होगी, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डॉक्टर किरण बेदी और अनअकैडमी और देश के प्रसिद्ध एडुकेटर मुरनाल पटेल कोलैबोरेटिव गवर्नेंस यानी सहयोगात्मक शासन पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आपको 9 दिसंबर की शाम 5:30 बजे लाइव होगी। इसे आप अपनी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी इसमें पूछ सकते हैं लाइव। तो बिना देरी किए जल्दी से एनरोल करें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद रजिस्टर कर लें वहां पर जाकर के और अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट कर दें। हमारा ये जो कोड है EME10, इसको आप वहां पर यूज कर दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सोचा होगा और अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है इसका डी, यानी कि तीनों ही सही हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है आंसर इसके हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह घोषणा दर्शाती है, क्या क्या दर्शाती है ये? कि भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, संगठक इकाइयों या फिर राज्यों को संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला, दूसरा, दोनों, या फिर दोनों ही? तो इसका पॉज करके आप आंसर थोड़ा सोचिए, अवेयर एक्ट निकाल लीजिए, उसमें से आप पढ़ सकते हो, कोई भी पॉलिटी की बुक हो उसमें से पढ़ सकते हो, फिर इसका आंसर जो है सोच करके बताइएगा। आंसर है इसका ए, केवल एक जो है इसका सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, संगठक इकाइयों राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मिलाए तो जा सकते हैं लेकिन अलग नहीं किया सकते कभी भी किसी भी हालत में। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के परिसंघ, ठीक है, के बजाय राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्णित किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ वाक्यांश को 2 कारणों से अपनाया गया है। क्या कारण है? पहला है, इंडियन फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन जैसे राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। जो अमेरिका में जो राज्यों का एक तरह से क्या है, अमेरिका को बोला जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यों का परिसंघ है वो अमेरिका, लेकिन हमारा देश क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, संघ है हमारा, राज्यों का संघ, जिसे अलग होने का कोई भी किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। और दूसरा, राज्यों का संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इसे बताइएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NALSA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक होते हैं या होता है। कौन सा सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, या दोनों ही गलत हैं? तो पॉज करके इसका आंसर सोचिए, इसके बारे में आप सर्च करिए या फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ।
आंसर है इसका ए, यानी कि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश NALSA के प्रमुख संरक्षक होता है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक राज्य में NALSA की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है मूल अधिकार अनुल्लंघनीय नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल को बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। चौथा ऑप्शन है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनों का निर्माण केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा सही नहीं है इन स्टेटमेंट्स में से। आंसर है इसका सी, यानी कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जो कि आंतरिक आपातकाल भी होता है, उसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, ये और ये वाला, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आत्मसात करने की क्षमता और वहन क्षमता शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जा सकता है आत्मसात करने की क्षमता, वहन करने की क्षमता? विकासवादी जीव विज्ञान में, या भौगोलिक नियतिवाद में, या रोजगार लोच में, या फिर संधारणीय विकास में? आत्मसात करने की क्षमता और वहन करने की क्षमता। तो जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा, करंट वारंट में चलता रहता है तो आ सकता है, वरना इसका आंसर तो मैं बता ही देता हूँ आपको। डी आंसर है, डी यानी कि संधारणीय विकास, यानी धारणीय विकास। धारणीय विकास होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। धारणीय विकास वो होता है जैसे एक पीढ़ी है, मान के चलिए वो अपना क्या कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन ऐसे कर रही है कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। ठीक है, वो होता है धारणीय विकास, संधारणीय विकास। जैसे पर्यावरण को हम ऐसे यूज करें कि आने वाले टाइम में भी हमारी जो पीढ़ी है उसका यूज कर पाए, ना कि वो एकदम से समाप्त हो जाए। पर्यावरण 4 महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है। पहला, यह संसाधनों की आपूर्ति करता है। संसाधनों में नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों संसाधन शामिल हैं। यह अपशिष्ट को आत्मसात करता है। यह आनुवांशिक और जैव विविधता बढ़ावा देकर जीवन को आधार प्रदान करता है, और यह दृश्यों जैसे सौंदर्यात्मक सेवाएं भी प्रदान करता है। पर्यावरण इन प्रकारों को बिना किसी रुकावट के तब तक करने में सक्षम है जब तक कि इनकी मांग वहन क्षमता के अंदर होती है। इसकी वहन क्षमता के भीतर है। इसका तात्पर्य है कि संसाधन निष्कर्षण संसाधन के सृजन की दर से अधिक नहीं होती है, और उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता के भीतर होती है। आत्मसात क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की निम्नीकरण को अवशोषित करने की क्षमता। ठीक है, पर्यावरण के निम्नीकरण को अवशोषित करने की क्षमता। ये थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका जैव उपचार, बायो रिमेडिएशन कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले बैक्टीरिया में शामिल हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं जो बायो रिमेडिएशन में कार्य करते हैं, यानी काम आते हैं? नाइट्रोसोमोनस, रोडोकॉकस, पेनिवेलेसस। बताइए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा? सभी सही हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका डी, डी यानी कि तीनों ही इसका सही हैं।
स्यूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम, हीमोफिलियस, रोडोकोकस, पेनिवेलिसिस और राल्स्टोनिया जैसे बैक्टीरिया जो हैं का इनकी जैव उपचार यानी कि बायो रिमेडिएशन क्षमता के लिए सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है या उपयोग किया जाता है। जैव उपचार में नाइट्रोसोमोनस का भी उपयोग किया जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, एनसीईआरटी हमें पढ़ते रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादकता में कमी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्रों का सही अनुक्रम है। उत्पादकता की कमी के अनुक्रम में, ठीक है, उत्पादकता की कमी यानी कि सबसे कमी कहां पर हो रही है, सबसे ज्यादा उत्पादकता में कमी का क्रम बताना है आपको। महासागर, झील, घास के मैदान, मैंग्रोव, महासागर, घास के मैदान, झील, ये यूपीएससी में आया प्रश्न है। मैंग्रोव, घास के मैदान, झील, महासागर, मैंग्रोव, झील या घास के मैदान। तो पॉज करके इसका आंसर बताइए, सोचिए थोड़ा सा, पर्यावरण से संबंधित चीजें पढ़ी होंगी आपने। आंसर इसका सी। उत्पादन इकाई क्षेत्र उत्पादों की संख्या और विविधता पर निर्भर करती है, ठीक है। मैंग्रोव विश्व में उच्च उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं, जबकि महासागर में सबसे कम उत्पादकता होती है, ठीक है। तो सी आंसर इसका है। मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा है, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर सबसे कम महासागरों में, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपने ये सुना होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN के बारे में। MFN का तात्पर्य है कि जब भी कोई देश व्यापक अवरोधों में कमी करता है या बाजार को खोलता है तो उसे अपने सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ समान रूप से वस्तु या सेवाओं के लिए ऐसा करना पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है, देश एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर सकते हैं जो केवल उस समूह के भीतर व्यापार की जाने वाली वस्तु पर ही लागू होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, देश विकासशील देशों को अपने बाजारों तक विशेष पहुंच प्रदान कर सकते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। पॉज करिए और इसके बारे में आज पढ़ लीजिएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन को डालिएगा गूगल पर और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देता हूँ। आंसर है इसका सी। मोस्ट फेवर्ड नेशन सर्वाधिक तरजीह देश का अर्थ है कि जब भी कोई देश व्यापार अवरोधों में कमी करता है या बाजार को खोलता है तो उसे अपने सभी व्यापारिक भागीदारों, चाहे वे अमीर हों या निर्धन हों या कमज़ोर हों या मजबूत हों, के साथ समान रूप से वस्तु या सेवाओं के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसमें कुछ अपवादों की अनुमति है। उदाहरण के लिए देश एक मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं जो केवल उस समूह, कौन सा समूह, अन्य देशों से व्यापार होने वाले वस्तुओं के विरुद्ध भेदभाव करने हेतु उस समूह के भीतर व्यापार की जाने वाली वस्तु पर ही लागू होता है, या वे विकासशील देशों को अपने बाजारों तक विशेष पहुंच दे सकते हैं, या एक देश उन उत्पादों के खिलाफ अवरोधों को बढ़ावा दे सकता है जिनका विशिष्ट देशों से गलत तरीके से व्यापार किया गया माना जाता है। सेवाओं के मामले में देशों को सीमित परिस्थितियों में भेदभाव करने की अनुमति होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पॉज करके आप और ध्यान से पढ़ सकते हो इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आर्थिक मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सकल पूंजी निवेश। दूसरा स्टेटमेंट है, अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रदान किया जाने वाला वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तीसरा सही स्टेटमेंट बताइए आप कौन सा है इसमें से, यानी सही उत्तर कौन सा है, पहला दूसरा या दोनों सही, दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है इसका बी यानी कि बी दूसरा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जीडीपी एक वर्ष के भीतर किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भारत की जीडीपी में योगदान नहीं करते हैं, हालांकि वे भारत के जीएनपी ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट में शामिल होते हैं। लेकिन एक वित्त वर्ष के दौरान किए गए सकल पूंजी निवेश को जीडीपी में शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है जिसका आर्थिक मूल्य होता है, उदाहरण के लिए पुल या सुरंग या भट्टी। ठीक है, ये सब शामिल किए जाएंगे पूंजी में, सकल पूंजी में। आज का अंतिम प्रश्न है, सरकार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है, सरकार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं? रोजगार दर में वृद्धि हो जाएगी घाटे की वित्त व्यवस्था से, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी क्या, धन आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, निजी निवेश में वृद्धि हो जाएगी। बताइए क्या आंसर है? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा या फिर चारों, 1 2 3 4। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। घाटे की वित्त व्यवस्था यदि अर्थव्यवस्था में लाई जाती है सरकार द्वारा तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या घटनाएं घटित होंगी इनमें से? आंसर है इसका डी, यानी सभी घटनाएं घटित होंगी। घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द का उपयोग बजट घाटे के माध्यम से सकल राष्ट्रीय व्यय को दर्शाने के लिए किया जाता है कि घाटा राजस्व या पूंजी खाते पर भारित है या नहीं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था को तब माना जाता है जब केंद्र सरकार का मौजूद बजट घाटा की पूर्ति सरकार के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेकर की जाती है। इस प्रकार दोनों मामलों में नया धन प्रचलन में आता है। यह कहा जाता है कि घाटे का वित्त पोषण स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति होता है, और चूंकि घाटे की वित्त व्यवस्था कुल व्यय को बढ़ाता है और इसलिए कुल मांग में वृद्धि करता है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना होती है। मुद्रास्फीति के दौरान निजी निवेश अतिरिक्त लाभ कमाने की संभावना के साथ अधिक से अधिक निवेश करते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था से सरकारी व्यय में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय, बचत, रोजगार आदि पर अनुकूल गुणक प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हैं आज के प्रश्न, और आपके लिए आज का ये प्रश्न है, इसका आप जवाब खोजिएगा। रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, रैयतवाड़ी प्रणाली ब्रिटिश भारत की एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसे थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इस प्रणाली में किसानों को भूमि का स्वामी माना जाता था और सरकार द्वारा किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। तीसरा स्टेटमेंट है, रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू करने से साहूकारों की भूमिका काफ़ी हद तक कम हो गई जिससे किसानों को लाभ हुआ था। कौन सा सही है इसका? पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारा कोड EME10 लागू जारी उसमें डाल करके आप बहुत सारे प्लस कोर्सेज जो है फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जो नए नए समिट होते जा रहे हैं या वर्कशॉप हो रहे हैं उनको भी आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं EME10 कोड डाल करके अनअकैडमी पर। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।